तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज हमारी हेडिंग है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिकाओं का निर्माण। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। तो आपके सामने एक फिगर रखा गया है जो कि पुष्प का फिगर है। उसमें उसके इंटरनल पार्ट को आपको दिखाया जा रहा है। मतलब इसमें हमें बताया गया कि पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिकाओं का निर्माण क्या होता है। तो पराग कण हमें पता है क्या होते हैं। ये पुष्पी पादपों में क्या होते हैं, ये जो है पुष्पी पादपों के नर भाग होते हैं, ठीक है। और इसमें पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। तो हमारी हेडिंग है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिकाओं का निर्माण। तो आइए देखते हैं। तो हमारा देखिए क्या हेडिंग रहा है, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिकाओं का निर्माण में एक फिगर है हमारा, जिसमें से आपको पुष्प के सारे भागों को डिस्कस किया गया है। जिसमें से आप देख पाएंगे ये जो सबसे पहला भाग है वो क्या है, परागकण है, जो कि किस में होते हैं, पुंकेसर में होते हैं, परागकोश में होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। और अगला वाला है जो जिसका नाम है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, जो पुष्प का सबसे ऊपरी सबसे शीर्ष वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये है पराग नलिका। पराग नलिका मतलब जिस पे परागकण उपस्थित होते हैं, तो वो एक नलिका द्वारा जुड़ा होता है जो कि अंडाशय से बाद में जुड़ता है, वही क्या होता है, पराग नलिका। ये है आपका वर्तिका है। क्या है ये, वर्तिका। तो वर्तिका क्या करती है, ये एक ट्यूब लाइक मतलब फिलामेंट के जैसा एक ट्यूब नुमा संरचना बनाती है, जो कि आगे चल कर के वर्तिकाग्र को जोड़े रखता है। ये है भ्रूणकोश, और ये है बीजांड, और ये रहा आपका अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, जो फल बन करके अंदर उसके बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके विषय में अच्छे तरह से हम लोग बातें करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। हमारा हेडिंग होगा कि जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है। मतलब संगत मतलब उसी पुष्प के मतलब ये किस पे पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, तब जा कर के इस पर क्या होगा, परागकण मिलेंगे किस पे, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पर जैसे ही पहुंचेंगे तो पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। तब वहाँ पर इनका क्या होता है, अंकुरण। अंकुरण होगा तभी तो ये कहाँ पर पहुँचेंगे, अंडाशय में, ठीक है। और पराग नलिका का निर्माण होता है जब ये कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिकाएं विभाजित होकर नर युग्मक का निर्माण करती है। मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आपस में विभाजित होती हैं और वहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण कर देती हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। जो हमारा बीजांड होता है पुष्प का, उसमें एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं इसे, या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो भ्रूण कोश में ही अंड कोशिका, मतलब जो भ्रूण कोश होता है उसी में अंड कोशिका, जो पुष्प का अंड कोशिका होता है वो मादा का युग्मक होता है, और जो बीजांड होता है वो नर युग्मक होता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगली हमारी हेडिंग है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। मतलब पराग नलिका का अभी निर्माण हो चुका है, कब, जब परागकण परागकोश के से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, जो कि परागकणों को क्या करता है, वो अपने आप से चिपका लेता है। और जब चिपका लेता है वो वर्तिका में पहुंचती हैं, और जब वो नलिका में पहुंच चुकी हैं वहीं पर क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। अब देखिए पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, मतलब अभी पराग नलिका का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अभी भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करता है, अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, पराग नलिका मुख्यतः 3 स्थानों से बीजांड या भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। तो भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं, बीजांड। जिसमें बीज का निर्माण होता है वही क्या है, भ्रूण कोश होता है। यही आगे चल करके फल या बीज का निर्माण करता है। तो पराग नलिका मुख्यतः पुष्प के किस किस 3 स्थान से जो है वो प्रवेश कर सकती हैं। जो पहला है वो क्या है, निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। मतलब आगे पिछली कक्षा में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निभाग क्या होता है, ठीक है।
तो जब आप बीजांड की संरचना देख रहे थे तो बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में क्या पाई जाती है, वो होता है निभाग होता है। तो जब पराग नलिका का प्रवेश जो है वो निभाग के द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं, चलाइजोगैमी। क्या कहते हैं, चलाइजोगैमी। ये रहा आपका, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चलाइजोगैमी। अगला हमारा दूसरा पॉइंट है अध्यावरण द्वारा पराग नलिका का निर्माण। तो जो मतलब हमारा बीजांड था वो जिस चारों ओर से एक लेयर द्वारा क्या हुआ था, एक अस्तर द्वारा ढका हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। तो जब पराग नलिका का प्रवेश जो है वो अध्यावरण के द्वारा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मीसोगैमी। क्या कहते हैं, मीसोगैमी। और बीजांड द्वार द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, और यदि पराग नलिका का प्रवेश जो है वो पराग बीजांड द्वार के किसकी सहायता से, बीजांड द्वार, अध्यावरण और निभाग, तीन जगह से, मतलब पुष्प में पराग नलिका का प्रवेश जो है पुष्प के तीन भागों से हो सकता है। पहला है निभाग द्वारा, दूसरा है अध्यावरण द्वारा, तीसरा है बीजांड द्वार द्वारा। तो बीजांड द्वार द्वारा अगर पराग नलिका का प्रवेश होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी। क्या कहते हैं, पोरोगैमी। तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा हेडिंग है डबल फर्टिलाइजेशन। अगला हमारा हेडिंग क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन होता क्या है कि नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है, एक मात्र कोशिकाओं से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में, जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। अगला हमारा पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करती है। तो इसमें देखिए दो नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इनमें से एक जो है वो नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है, जो विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करता है। तथा दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया कर लेता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश में ये आगे चल करके क्या करते हैं, ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक ही कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करेंगे तो ये भ्रूण बनाएंगे, और भ्रूण जिसमें रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। और इसमें किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। तो यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। भ्रूणकोश आगे चल करके क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण। देखिए यहाँ पर पोष नहीं होगा, यहाँ पे कोष होगा, ठीक है। तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है, बाद में यही किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन होगा और त्रिसंलयन, मतलब एक कोशिका से तीन कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो निषेचन और त्रिसंलयन ही क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा है, देखिए हमने पहले निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो पहला आपने पढ़ा निषेचन पूर्व, उसके बाद निषेचन पढ़ा, और निषेचन पश्च मतलब निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, भ्रूणपोष का विकास। पहला हमारा क्या है, भ्रूणपोष का विकास है। दूसरा है भ्रूण एवं इसका विकास। पहला है भ्रूणपोष का विकास, दूसरा है भ्रूण का विकास, तीसरा है बीज व फल का निर्माण। तो बीज व फल का निर्माण कैसे होता है, इन तीनों हेडिंग के माध्यम से हम लोग पढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है भ्रूणपोष। कहते किसे हैं भ्रूणपोष, तो जिस थैले मतलब कि थैली जैसी संरचना भ्रूण का निर्माण करती है, उसके अंदर एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, भ्रूणकोश जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। तो बीजांड के अंदर एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को भ्रूणपोष कहते हैं। तो जिस थैली मतलब कि थैली नुमा जो संरचना बीजांड के अंदर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं।
ठीक है। तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका, मतलब भ्रूण कोष का तो निर्माण हो गया और भ्रूण कोष में क्या होता है, भ्रूण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित मतलब कि 3N की कोशिका जो पाई जाएगी, 3N मतलब कि जो एक कोशिका 3 कोशिकाओं में बटी होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्हें पोषण प्रदान करती हैं और उसी कोशिका को हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, अब देखिए भ्रूण कोष के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भ्रूण कोष के प्रकार। तो पहला हमारा है कोशिकीय भ्रूणपोष। पहला है कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा है हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तीसरा है हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष होता है। ठीक है। और भ्रूणकोष भ्रूण होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें एम्ब्रियो रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष कहते हैं। देखिए भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर होता है। भ्रूण मतलब कि जो एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है। और भ्रूण जिसमें रहता है, एम्ब्रियो जिसमें रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है भ्रूण एवं इसका विकास। दूसरे हेडिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमारा हेडिंग है भ्रूण एवं विकास, मतलब कि एम्ब्रियो क्या होता है और इसका डेवलपमेंट या इसका विकास कैसे होता है। तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, मतलब कि द्विबीज डाइकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन हेडिंग के माध्यम से हम पढ़ पाएंगे। अगले टॉपिक को और हम लोग बढ़ते हैं कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो देखिए मान लीजिए परागकण थे। ठीक है। परागकण किससे मिले, अंदर जा कर के ये अंडाशय में मिले और जैसे ही ये मिले तुरंत किसका निर्माण हो जाता है, ये युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है। क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट किसे कहेंगे, जब पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग, ठीक है, तो पुष्प के मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो आप ये फिगर के माध्यम से देख पाएंगे, ये आपका क्या है, युग्मनज। ठीक है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या होता है, बीचों बीच उसे क्षैतिज रूप में काटा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन। तो पहला ये पॉइंट है, अग्रस्थ कोशिका, निचले होता है आधारी कोशिका। देखिए इसमें दो प्रकार की कोशिका, पहले युग्मनज था, ये रहा युग्मनज। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद इसमें दो प्रकार की कोशिका बनी। पहला है अग्रस्थ कोशिका, दूसरा है आधारी कोशिका। तो इन दोनों कोशिका में क्या होता है, फिर से देखिए आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अग्रस्थ जो ये ऊपरी वाली कोशिका है, इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऊर्ध्वाधर सीधे सीधे कोश मतलब कि इनमें विभाजन होता है। तो जो अग्रस्थ होता है उसमें सीधे सीधे विभाजन होता है, जो आधारी कोशिका है उसमें क्या होता है, क्षैतिज विभाजन होता है। तो आधारी कोशिका जो होती है, आधारी कोशिका जो है इसमें क्षैतिज, देखिए ये नीचे वाले में आपको क्षैतिज बटे हुए दिख रहे हैं, ये कोशिकाएं क्षैतिज बटी हुई दिख रही हैं और ऊपर के साइड आप देख रहे हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ऊर्ध्वाधर ये कोशिकाएं बटी हुई हैं। ठीक है। तो जो निचला होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है, जबकि ऊपर वाला क्या करता है, वो ऊर्ध्वाधर विभाजन करता है। तो अगला क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। अब जो हमारा अग्रस्थ कोशिका था जिसमें ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ था, उसमें भी क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। उससे क्या होते हैं, एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं और अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप नीचे क्या हो जाता है, एक नलीनुमा संरचना बन जाती है। नीचे एक नलीनुमा संरचना बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, निलंबक, जिसे हम क्या कहते हैं, निलंबक। तो आप ये संरचना देखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की संरचना है यही क्या कहलाती है, निलंबक कहलाती है। तो जो ऊपरी कोशिकाएं विभाजित हो रही थी उसे हम क्या कहते हैं, एपीबेसल, क्या कहते हैं, एपीबेसल। और नीचे आधारी वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोबेसल। हाइपोबेसल मतलब आधारी कोशिका, एपीबेसल मतलब अग्रस्थ कोशिका। ये जो है अग्रस्थ कोशिका उसी के क्या कहते हैं, एपीबेसल। जो आधारी कोशिका होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोबेसल। तो जो आपको ये नलीनुमा संरचना कोशिकाओं का समूह एक लाइन दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं स्फीतिका। क्या कहते हैं? ये देखिए, इसे जो ये नलीनुमा संरचना बना रहे कोशिकाओं का समूह से हम निलंबक कहते हैं। जो इसमें पॉइंटेड आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्फीतिका कहते हैं। ठीक है, तो स्फीतिका कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं एपीबेसल और हाइपोबेसल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो हाइपोबेसल मतलब ये जो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास आप पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे होता है? जो हाइपोबेसल मतलब जो आधारी कोशिका होती है, ये जो आधारी कोशिका है पुष्प की, हाइपोबेसल, ये क्या करती है? मूलांकुर का निर्माण करती है। मूलांकुर मतलब मूल या जड़, रूट का मतलब पादप में रूट का निर्माण करेंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है? एपीबेसल। क्या होता है? एपीबेसल जो पुष्प का ये मतलब द्विबीजपत्री में जो भ्रूण का विकास आप पढ़ रहे हो उसमें जो मतलब अनुप्रस्थ विभाजन होने के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाले को हम अग्रस्थ कोशिका, नीचे वाले का आधारी कहते हैं। तो अग्रस्थ कोशिका क्या बनाती है? बीजपत्र और प्रांकुर। जो अग्रस्थ कोशिका होती है वो क्या क्या निर्माण करती है? वो बीजपत्र बनाती है और प्रांकुर का निर्माण करती है। ये रहा आपका बीजपत्र, एक सेकेंड, ये आपका बीजपत्र और ये प्रांकुर। बीजपत्र मतलब मान लो कि आपके पास एक सीड है कोई, वो दो भागों में मान लीजिए वो क्या है? डाइकॉट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री होते क्या हैं? तो ऐसे मतलब ऐसे सीड्स या ऐसे बीज जिनको हम दो बराबर भागों में तोड़ सके, वो उसे हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये बीज क्या होगा? इसको हम जब अगर तोड़ेंगे तो ये दो भागों में आराम से, दो भागों में बराबर भागों में टूट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ये जो एपीबेसल होता है क्या करता है? ये बीजपत्र का निर्माण करता है। मतलब इनके जो दो भाग होंगे इनका निर्माण कौन करता है? एपीबेसल। और प्रांकुर, प्रांकुर क्या होते हैं? तना तथा पत्ती। मतलब प्रांकुर जो उसमें होता है ऊपरी उसका ढका हुआ भाग, मतलब जो सीड होता है उसको जो ढके हुए वो भाग होता है, ठीक है, तो किसका निर्माण करता है? तना तथा पत्ती का। तना तथा पत्ती का वो निर्माण करता है, स्टेम और लीव्स की। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो किस प्रकार से होता है, आइए हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है युग्मनज। युग्मनज को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। युग्मनज में अनुप्रस्थ कोशिकाओं, अभी आपने देखा जैसे ही उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ उसके बाद दो कोशिकाओं का उसमें निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर स्थित होती है। निभाग क्या होता है? वो बीजाणु द्वार के विपरीत दिशा में स्थित होता है। तो एक कोशिका जो होती है निभाग की ओर स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। तथा दूसरी ओर मतलब दूसरी कोशिका जो होती है बीजाणु द्वार की ओर स्थित होती है। तो जो पहली कोशिका उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्थ कोशिका। और जो बीजांड द्वार की ओर नीचे की ओर स्थित होती है उसे हम आधारी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी कोशिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अग्रस्थ कोशिका में उदग्र उदग्र विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो अग्रस्थ कोशिका होती है, तो अग्रस्थ कोशिका में उदग्र, उदग्र मतलब समझ लीजिए ये कोई कोशिका रही होगी। एक सेकेंड, मान लीजिए ये कोई कोशिका है। उदग्र मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ऊर्ध्वाधर। उदग्र मतलब ऊर्ध्वाधर, सीधे सीध। और जो आधारी में क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब इस प्रकार से विभाजन, ठीक है। तो ये है अनुप्रस्थ। ये कौन सा है? अनुप्रस्थ विभाजन। हॉरिजेंटल मतलब जब उसे बीचों बीच इस प्रकार से काटा जाए उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। ये है क्या? इसे हम कहते हैं उदग्र या फिर ऊर्ध्वाधर। सीधे सीधे अगर काटा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उदग्र या फिर ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो जो अग्रस्थ कोशिका होती है उसमें क्या होता है? उदग्र विभाजन होता है। तथा जो आधारी कोशिका होती है, ये जो आपकी आधारी कोशिका होती है, इसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ था? दो कोशिकाओं का निर्माण आपने पीछे देखा। आगे बढ़ते हैं हम। अग्रस्थ कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। मतलब जो अग्रस्थ, ये जो आगे वाली कोशिका होती है, अग्रस्थ कोशिका किसे कहते हैं? जो निभाग की ओर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्थ कोशिका। तो जब अब अग्रस्थ कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में क्या होती है? 6 से 10 बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 बार और इसमें 6 से 10 बार। इसी के कारण ये आधारी में देखे होंगे आपने कि ट्यूब नुमा संरचना ऐसे 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 बनाते चली जा रही थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? ज़्यादा बार विभाजन हो रहा था ना, इसी के कारण उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। आगे है कि आधारी कोशिका में
6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को क्या कहते हैं? निलंबक। मतलब जब ये आधारी कोशिका में 6 से 10 बार अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, उसके बाद जो कोशिकाओं का हमें समूह प्राप्त होता है, कैसा आपने देखा था? कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से आपने क्या देखा था? कोशिकाओं का समूह। तो यही जो कोशिकाओं का समूह होता है, यही क्या कहता है? निलंबक। यही क्या होता है? निलंबक होता है। ठीक है, ये निलंबक था। निलंबक की निचली सतह, निचली जो कोशिका, मतलब कि निलंबक जो होता है, आपने भी देखा, निलंबक का जो निचली बेस वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? चूष्कांग कहते हैं। उसी से वो क्या करता है? पोषण ग्रहण करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? चूष्कांग। तथा ऊपरी कोशिका स्फीतिका कहलाती है। मतलब उसमें जो स्फीतिका होती है वही क्या होती है? मतलब उसके बीच में ये जो पॉइंट आपको दिख रहे थे केंद्र के समान, वही क्या होते हैं? स्फीतिका कहलाती है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ें। अगला हमारा पॉइंट है, अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं के हाइपोबेसल, मतलब अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिका में स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिका को हाइपोबेसल तथा अग्रस्थ कोशिका के ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं? एपीनेटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एपीनेटल या एपी, देखिए एपीनेटल लिखा है बट स्पेलिंग में इसके थोड़ा मिस है, एपीबेसल लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? एपीबेसल। ये ने नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एपीबेसल कहते हैं। ठीक है, हाइपोबेसल कोशिका में मूलांकुर का निर्माण होता है। मतलब जो आपका हाइपोबेसल कोशिका होती है उसमें किसका निर्माण होता है? मूलांकुर या फिर जड़ों का निर्माण होता है। तो आपने देखा हाइपोबेसल कोशिका मूलांकुर का निर्माण करती है, फिर मूलांकुर आगे चल करके किसका निर्माण कर देते हैं? मूल या फिर जड़ का निर्माण करते हैं। एपीबेसल में अगला पॉइंट देखिएगा, एपीबेसल में बीजपत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है। मान लीजिए ये कोशिका का एपीबेसल भाग हो, ये एक सेकेंड, मान लीजिए ये कोशिका रही हो, अगर ये एपीबेसल है तो इसका क्या क्या निर्माण होगा? एपीबेसल से पहली बात तो मूलांकुर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मूलांकुर का निर्माण करते हैं और प्रांकुर का निर्माण करते हैं, जो एपीबेसल होता है उसी के द्वारा। तो एपीबेसल से बीजपत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है, प्रांकुर से तना एवं पत्ती का निर्माण होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। इस प्रकार द्विबीजपत्र में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। मतलब जो एपीबेसल होता है वो बीजपत्र में बीजपत्र का निर्माण करता है। मतलब कितने कॉट, मोनोकॉट होंगे या फिर डाइकॉट। जो एक बीजपत्री होते हैं उन्हें 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता उनके सीड्स को, और जिनके बीज को 2 बराबर भागों में तोड़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। तो इस प्रकार से द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है। बढ़ते हैं हम आगे, नोट पॉइंट में है। तो इसका नोट पॉइंट क्या है? द्विबीजपत्री की तरह ही बीजपत्री पादपों में एक बीज, मतलब जो आपका ये द्विबीजपत्री है, एक सेकेंड, द्विबीजपत्री की तरह जो एक बीजपत्री पादप में भी भ्रूण का विकास होता है। मतलब जिस प्रकार से द्विबीजपत्री की तरह द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है, उसी समान क्या होता है? एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल बीजपत्री का निर्माण होता है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है? एक बीजपत्री का निर्माण होता है। मतलब उनके सीड्स को आप 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ पाएंगे। तो ही बताया जा रहा है इसमें, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्र का निर्माण होता है। आगे देखिए, अगला हमारा हेडिंग है बीज एवं फल का निर्माण। अगली हमारी हेडिंग है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो बीज एवं फल का निर्माण, तो इसमें हम पढ़ेंगे बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। किसी प्लांट में किस प्रकार से बीज, मतलब सीड बनते हैं और किस प्रकार से फल बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं। जब द्विनिषेचन होता है तो उसमें क्या होता है? बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण को बीजावरण का निर्माण करते हैं। मतलब बीजांड
जिससे ढका होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीज आवरण कहते हैं। ठीक है, बीज का आवरण, बीज जिससे ढका होता है। तो जो बीजांड होते हैं, बीजांड के दोनों ओर ये आवरण का निर्माण करते हैं और बीज पत्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। जो सीड्स होते हैं उनके बीज पत्र में ही, बीज पत्र को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, इसी में उस बीज का भोजन संचित होता है। इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। बीज में क्या होता है, धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण सुषुप्तावस्था, जिससे भ्रूण क्या होता है, सुषुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को बीज कहते हैं। मतलब जो बीज होता है उसमें जब पानी की धीरे धीरे कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, बीज सुषुप्तावस्था में चला जाता है और इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, मतलब सीड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। आगे हम बढ़ते हैं फल का निर्माण। मतलब फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आइए देखें। जो फल होता है, मतलब फ्रूट्स कैसे बनते हैं। तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल क्या है, एक परिपक्व अंडाशय है। परिपक्व मतलब वेल मैच्योर्ड। तो फल एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला व बड़ा हो जाता है। मतलब जब फल परिपक्व होता है, किसी भी प्लांट में जो फल लगे होते हैं उसका मतलब जब अंडाशय परिपक्व होता है तो वो परिपक्व तब होगा जब उसमें बीज का निर्माण हो जाएगा। तो उसी समय उसका अंडाशय जो होता है वो क्या हो जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है और रसीला हो जाता है। तो अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। मतलब फल का जो बाहरी आवरण होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अंडाशय की बाहरी अंदर वाली सबसे बाहरी भित्ति जो होती है उससे मिलकर बना होता है। तो जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है, जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य होता है और एक असत्य फल होता है। तो सत्य फल क्या होता है, जब फल के निर्माण में कौन भाग लेता है, अंडाशय भाग लेता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार से बना जो फल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जैसे आम जो हुआ वो उस प्लांट के में जो लगा होता है पुष्प का अंडाशय वाला भाग ही आगे चल करके क्या होता है, आम का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। मतलब जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तो उसके चक्र में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, यही इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि बाह्य दलपुंज। हमें पता है कि पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं, पुष्प का मेनली 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है वर्तिकाग्र, चौथा होता है अंडाशय। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों में ये लगे भी रहते हैं। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो जब पुष्प में निषेचन हो जाता है तो बाह्य दल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा देखा गया है कि वो निषेचन के बाद भी लगे रहते हैं उसमें। दूसरा हमारा पॉइंट है कि दलपुंज सूख कर निकल जाते हैं। दलपुंज क्या होता है, कोरोला। ये इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, और ये होता है कोरोला। तो दलपुंज सूख कर क्या होता है, निकल जाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है पुमंग। पुमंग क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जो पुमंग होता है, पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जो पुमंग होता है वो भी क्या होता है, सूख कर नष्ट हो जाता है। और अगला हमारा पार्ट है जायांग। ठीक है, तो जायांग क्या होता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र और वर्तिका सूख जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, मतलब जिस पर परागकण आके चिपकते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और जिस नली से अंडाशय से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो जायांग जो होता है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होते हैं, सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। मतलब इसका समझिएगा, जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वो किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। और जो बीजांड होते हैं वो किसका निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अनिषेक जनन या अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन, तो ये अपने नाम से ही प्रतीत हो रहे हैं कि क्या हो सकता है। मतलब नहीं,
निषेक मतलब निषेचन, तो बिना निषेचन के ही किसका निर्माण, फल का, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण। हेडिंग खुद ही बता रही है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो अ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, तो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, उसे हम अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें निषेचन ही नहीं होता है, और जब निषेचन नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं बनेगी, ठीक है। ये होता किस में है, तो उदाहरण में अंगूर और केला जो होते हैं इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। अंगूर और केला में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा जिसमें भी देखने को आपको मिले उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं असंग जनन। एक सेकेंड, अगली हमारी हेडिंग है क्या, असंग जनन। असंग जनन होता क्या है, तो अ मतलब नहीं, संग मतलब उनकी संगत का। तो देखिएगा क्या है, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, असंग जनन। इनमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब मतलब किसी में भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, न तो भ्रूण का निर्माण होगा और न उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण, उसमें बीज बनेगा, ठीक है। तो जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, असंग जनन। और इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसा किसमें देखने के लिए मिलता है, तो आलू और गन्ने में, जिसमें कि बिना निषेचन के ही उसमें बीज का निर्माण होता है। जबकि आप जानते हैं आलू वृक्ष मतलब जो प्लांट होता है उसका तना जो है वो उपयोग में लाया जाता है, और गन्ने का भी तना ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इनके तने ही जो हैं वो सीड की तरह काम करते हैं। आलू और गन्ने जो हैं उनके तने ही बीज की तरह काम करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है बहुभ्रूणता। क्या होता है, पॉली एम्ब्रियो इसे हम कहते हैं, पॉली एम्ब्रियो, ठीक है। तो बहुभ्रूणता कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं बहुभ्रूणता कहते किसे हैं। तो जायगोट मतलब युग्मनज। तो जायगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। जो युग्मनज, जायगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज। तो जब जायगोट कई विभाजन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, जब जायगोट कई विभाजनों को द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण, क्योंकि हम जानते हैं जायगोट के बाद एक ही भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो जायगोट में कई विभाजन के द्वारा एक से अधिक जब भ्रूण का निर्माण कहते हैं, क्योंकि ये हेडिंग क्या है, बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण का निर्माण। तो जब जायगोट से उसमें बहुत सारा विभाजन होकर के बहुत सारे भ्रूण का निर्माण करते हैं, इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है। अनेक भ्रूण बनेंगे तो अनेक बीज बनेंगे। तो अनेक भ्रूण का निर्माण करके जिसके फलस्वरूप इसमें अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, संतरा और नींबू। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपसे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, वेरी वेरी थैंक्स।